विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में प्रावधान करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसका उपयोग प्रैक्टिकली न्यायालय में हम लोग सभी अधिवक्ता के रूप में करते हैं। जब कोई व्यक्ति यानी कि पति हो या पत्नी अपने पति अथवा पत्नी को छोड़ के चले जाता है तो उसे वापस बुलाए जाने के लिए ये धारा 9 में हिंदू विवाह की जो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान जो है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। When either the husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly. तो प्रावधान ये है कि जब पति या पत्नी बगैर किसी युक्तियुक्त कारण से एक दूसरे से पृथक रहना प्रारंभ कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो व्यथित पक्षकार है, जब मान लो पत्नी छोड़ के चली गई तो पति व्यथित पक्षकार हो गया और पति छोड़ के चले गया तो पत्नी व्यथित पक्षकार हो गई। तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष ये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है धारा 9 में कि ये बगैर किसी कारण से मुझे छोड़ के अलग चले गया है, तो ये दाम्पत्य अधिकारों का जो है वो पालन नहीं कर रहा है, दाम्पत्य संबंध नहीं निभा रहा है, तो उसे जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो डिग्री है उसके फेवर में प्रदान की जाए। तो जब ऐसा आवेदन लगता है तो न्यायालय जो है उस अर्जी में या उस आवेदन पत्र में दिए गए जो भी उसके कथन हैं उसकी सत्यता की जांच करेगा। जैसे साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं सामान्य सिविल मामलों में, उसी प्रकार से यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अब उसमें सीपीसी के अंदर जैसे शपथ पत्र पर साक्ष्य होती है वैसे यहाँ पर भी शपथ पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत की जाएगी और जो कथन है उसकी सत्यता के बारे में न्यायालय विचार करेगा और वो जो दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य के आधार पर जो अगर वो पाता है कि दूसरे पक्षकार ने बगैर किसी युक्तियुक्त कारण के अपने आप को दूसरे पक्षकार की सोसाइटी से अलग करके रखा हुआ है तो न्यायालय ऐसे मामले में उसे उसके पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु डिक्री पारित करेगा और उससे जो है अपने दाम्पत्य अधिकारी को प्रतिस्थापन के लिए साथ में रहना पड़ेगा। अब इससे जस्ट अपोजिट प्रावधान है धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन। तो ये धारा 9 ये बताती है कि अगर कोई पक्षकार छोड़ के चले जाए तो उसे वापस बुलाने के लिए क्या प्रावधान है। धारा ये 10 बोलती है न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। अगर मान लो आप दोनों को अलग अलग होना है, पति और पत्नी अलग होना चाहते हैं तो वो कैसे अलग होंगे, धारा 10 में ये जुडिशियल सेपरेशन के प्रावधान है। सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद के प्रावधान है। अगर मान लो अलग हो गए धारा 13 के अंतर्गत तो वो हमेशा के लिए अलग हो गए, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में एक रास्ता बचा हुआ होता है। प्रावधान ये है कि विवाह का कोई भी पक्षकार चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, कभी भी हुआ होगा अधिनियम 1955 के पहले या बाद में, धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए प्रार्थना करती हुई अर्जी पेश कर सकेगा। अब इसके लिए आपको धारा 13 पढ़ने की आवश्यकता है। धारा 13 की उपधारा 1 में वो सभी ग्राउंड दिए गए हैं जिस पे कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकता है और धारा 13 की उपधारा 2 में वो ग्राउंड दिए गए हैं जिनके आधार पर सिर्फ पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। तो जो आधार धारा 13 की उपधारा 1 और उपधारा 2 में दिए गए हैं वो सभी आधारों में से कोई भी आधार उपलब्ध होने पर न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतलब ये है कि वो पक्षकार जो है वो अलग होना चाहता है कुछ समय के लिए और अगर मान लो कुछ समय अलग रह के दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि फिर से सामंजस्य बन सकता है तो वो फिर से एक हो सकते हैं। तो ये जुडिशियल सेपरेशन जो है ये इस प्रकार से प्रावधान इसमें धारा 10 में दिया हुआ है। इसका दूसरा जो सबसेक्शन है वो है कि जहाँ न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो गई है वहाँ अर्जीदार इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी एक के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर
तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे तो डिक्री को विखंडित कर सकेगा। अब यहाँ पर जो है वो दोनों को एक साथ रहना आवश्यक नहीं है। ये प्रावधान भी है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन कर दिया है ना, और उसके बाद में वो दोनों पक्षकार एक दूसरे से अलग हो गए हैं और अगर मान लो वो दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं तो वो जो डिक्री जो है उसको विखंडित भी किया जा सकता है। और अलग अलग रहना चाहें तो उन्हीं आधार पर फिर से वो धारा 13 के अंतर्गत जो है विवाह विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये धारा 10 जो है ये जुडिशियल सेपरेशन की बात करती है। अब इसमें धारा 11 में शून्य विवाह और धारा 12 में शून्यकरणीय विवाह की बात की गई। अब भारतीय संविदा अधिनियम में आप शून्य और शून्यकरणीय शब्द को पढ़ते हैं तो शून्य का मतलब होता है कि दोनों पक्षकारों के विकल्प शून्य, यानी दोनों पक्षकार जो है वो उसको नल एंड वाइड घोषित करा सकते हैं। और शून्यकरणीय का मतलब होता है कि किसी एक पक्षकार के विकल्प पर तो शून्य होगा पर दूसरे के विकल्प पर वो शून्य नहीं होगा। तो जहाँ किसी एक पक्षकार के विकल्प पर हो तो वो शून्यकरणीय होगा और दोनों पक्षकार को अगर वो ग्राउंड प्राप्त है तो वो शून्य होगा। तो शून्य और शून्यकरणीय ये संविदा अधिनियम में आप एक बार और अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ जो प्रावधान है शून्य विवाह का, इसमें कह दिया है कि कोई भी विवाह शून्य या वाइड कब होगा, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित कोई भी विवाह यदि वह धारा 5 के उपखंड 1, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है तो अकृत और शून्य होगा और विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ फिर से धारा 5 आ गई। तो धारा 5 की उपधारा 1, 4 और 5 इसमें जो ग्राउंड दिए गए हैं उन ग्राउंड्स अगर मान लो पालन नहीं हुआ है तो धारा 5 एक्चुअली क्या है, हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें हैं कि पालन होना चाहिए। अब अगर मान लो हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें जो धारा 5 में दी गई हैं उसका पालन नहीं होता है तो 5 में कौन सी शर्त, सिर्फ 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 का अगर पालन नहीं होता है तो ऐसी विवाह को कोई भी पक्षकार शून्य घोषित करा सकता है। और शून्यकरणीय विवाह का जो प्रावधान धारा 12 में दिया है उसमें है कि कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ की चाहे पूर्व या अनुष्ठापित हुआ हो निम्नलिखित आधारों में से किसी भी पर शून्यकरणीय होगा और अकृतता की डिक्री द्वारा शून्य किया जा सकेगा। तो इसमें जो पहला ग्राउंड है वह है कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहेतर संभोग नहीं हुआ हो। प्रत्यर्थी मतलब जो आवेदन नहीं लगा रहा है, जो अपोजिट पार्टी है, उसकी असमर्थता के कारण। अब इसमें नपुंसकता शब्द का मतलब सिर्फ पुरुष ही नहीं है, इसमें स्त्री भी शामिल है। पुरुष ही नपुंसक नहीं होता बल्कि स्त्री भी नपुंसक होती है अगर वह विवाहेतर संभोग के योग्य नहीं है ना, अगर नहीं होता है तो। दूसरा इसमें ख पार्ट है कि धारा 5 के खंड 2 में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन होता है। अब मैं इसके दूसरे वाले पार्ट में धारा 5 आपको बता चुका हूँ, उसमें आप देखेंगे तो 5 के उपखंड 2 में निर्दिष्ट शर्तों का अगर उल्लंघन करता है तो भी वो शून्यकरणीय हो सकता है। और अर्जीदार की सम्मति, जहाँ की धारा 5 की जिस रूप में बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, उस रूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो और वहाँ ऐसे संरक्षक की सम्मति बल के प्रयोग द्वारा या कर्मकांड के प्रकृति के बारे में या प्रत्यर्थी से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई थी तो भी वो विवाह शून्यकरणीय घोषित किया जा सकता है। मतलब ये कि कोई कर्मकांड के कारण कोई विशेष बात हो गई हो या कोई चीज़ छुपाई हो, तात्विक बात, जैसे मान लो अगर ये छुपा दिया जाए कि कोई स्त्री जो है विवाह के पूर्व गर्भवती थी और उसका जो है उसे पति को ज्ञान नहीं है और विवाह कर दिया जाता है और विवाह के पश्चात उसे प्राप्त होता है कि अरे कपटपूर्वक सम्मति ले ली गई, या जो है वो कुछ जगह ऐसा होता है कि लड़की कोई दूसरी दिखा दी और शादी किसी दूसरी लड़की से कर दी तो ये कपटपूर्वक प्राप्त की गई सम्मति है। तो ऐसे जो सहमति के द्वारा जो विवाह होता है या बाल विवाह बच्चे के जो है वो पहले तो होता था, अब तो ऐसा नहीं है, 18 साल 21 साल की बात है। ऐसी सहमति के द्वारा अगर कोई विवाह होता है तो ऐसे विवाह को शून्यकरणीय घोषित कर सकता है कि ये जो है सम्मति कपटपूर्वक प्राप्त की गई थी और इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो उसको वो शून्यकरणीय घोषित करा सकता है।
और नेक्स्ट है कि प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीधार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कपटपूर्वक सहमति प्राप्त की गई हो, तो इसमें अलग से परिभाषित है कि अगर मान लो जिससे विवाह हो रहा है उस पुरुष से किसी अन्य पुरुष से अगर वो कोई स्त्री गर्भवती है तो भी उसको जैसे ही वो ये बात पता चलती है वो शून्य करनी है ना। तो ये कई बकाज ये जो देखने में आती कई बार कि ये सब ग्राउंड जो धारा 5 के उल्लंघन में होते हैं ये शून्य या शून्य करनी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर कई लोग जो होते हैं वो इस धारा को अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं, तो इस कारण वो धारा 13 के अंतर्गत केस प्रस्तुत कर देते हैं। उनकी धारा 13 में जो ग्राउंड्स है वो अलग है, और शून्य और शून्य करनी घोषित करने के लिए जब आपके पास में प्रावधान है धारा 10 में और धारा 11 में, तो फिर क्यों धारा 11 और धारा 12 में जो अगर प्रावधान है तो उसे जो है वो शून्य या शून्य करनी घोषित किया जाना चाहिए था। उसमें विवाह विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं है, उससे बहुत सारे जो है वो फायदे भी होंगे। अब इसमें जो है जो ग्राउंड से शून्य करने के लिए इसके लिए ये है कि ये जो उपखंड में जो ये अभी हमने जो पढ़ा धारा 12 की, उसमें है कि अर्जी जो ये जो होगी जो आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा वो 1 वर्ष के पश्चात नहीं होगा। जो कपटपूर्वक या बलपूर्वक जो सहमति प्राप्त की गई अगर कोई ऐसा ग्राउंड लेता है तो उसको ऐसी सहमति या कपटपूर्वक के पता हो जाने के 1 वर्ष के बाद में नहीं, यानी पता चला कि विवाह हो गया कपटपूर्वक सहमति, इसके बाद 2-3 साल तक रहते रहे और 4 साल 5 साल बाद आप कोर्ट में जा रहे हो और बता रहे हो कि साहब तो कपट से सहमति हुई थी, तो न्यायालय इसको विचार में नहीं लेगा। 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत होना चाहिए। और यह भी उसमें समाधान होना चाहिए न्यायालय का कि विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से वो अनभिज्ञ था। अब अगर मान लो कोई पुरुष ये व्यक्ति को ये बात को जानता है कि उसकी पत्नी पहले से ही किसी अन्य पुरुष से गर्भवती है और वो जानबूझकर उससे विवाह करता है और इस बात का सबूत है, प्रस्तुत कर दिया था न्यायालय के सामने कि नहीं इसे पहले से पता था और उसके पश्चात इसने विवाह किया, तो वो उसको ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं होगा। न्यायालय ये चीज़ भी देखेगा कि क्या उसे जिस आधार का उपयोग करना चाहता है उसके बारे में उसे ज्ञान पहले से तो नहीं था। अगर पहले से नहीं था तो कपटपूर्वक माना गया और उसमें सहमति न मानते हुए उसको इनवैलिड सहमति मानते हुए उसको शून्य करनी कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इसमें प्रावधान हैं जिसके आधार पर जो है किसी विवाह को शून्य या शून्य करनीय घोषित किया जाता है और उसमें जो समयावधि दी है वो 1 वर्ष की दी है। तो 1 वर्ष के अंदर ये कोई भी इन्हीं आधार के ऊपर में जो धारा 11 और धारा 12 में दिए गए हैं आप जो है उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करके शून्य शून्य करनी घोषित करा सकते हैं। और इसके अलावा बाकी 13 धारा में तो विवाह विच्छेद के अधिकार हैं ही, तो विवाह विच्छेद, शून्यकरण विवाह और शून्यकरणी विवाह, ये 3 प्रकार से जो है कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी से या पति से अलग हो सकता है। तो ये प्रावधान भी बड़े महत्वपूर्ण है।